फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री पुस्तक का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करेंगे और साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसको भी समझेंगे और जो पूरा का पूरा पैराग्राफ से जो अर्थ निकल करके आएगा उसको भी समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। ठीक है, तो फिर लोहार को ये काम करते हुए देख रहा था। बेंच पे कुल्हाड़ी हंसिया जैसे औजार भी रखे हुए थे। भट्ठी पर जल रहे थे। ठीक है, दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी और उसमें एक छड़ को गर्म करके पीटा जा रहा था। ठीक है, प्रभाकर को ये सब देखकर मजा आता है, बड़ा मजेदार चीज लगता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका लोहे के औजार और हथियार। यहाँ लिखा है लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। दोस्तों, तो ये हमने पढ़ा है कि महापाषाण कब्रों और में लोहे के औजार और हथियार हमको बड़ी संख्या में मिली है, जो दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति चलती थी उसमें। और उपमहाद्वीप में मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग आज से 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है, आज से 3000 साल पहले कहने का मतलब है कि 2020 तो यहाँ पे चल रहा है। 2000 पीछे अगर चल जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो से 1000 साल और पीछे जाएंगे तो 1000 BC आ जाएगा। तो लगभग उसी समय में लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल भी शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि उत्पादन बढ़ गया था। ठीक है, लोहे के फाल का उत्पादन हलों में किया जाने लगा था और उससे कृषि उत्पादन भी बढ़ गया था। दोस्तों, लोहे के फाल को अगर हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब हल का जो है टाइप है और यहाँ पे इस जगह पे ये लकड़ी का होता था। ठीक है, ये पूरा का पूरा लकड़ी का होता था पूरा हल, लेकिन लोहे की खोज होने के बाद इस जगह पे लोहे के फाल को लगाया गया। फाल का मतलब होता है यही जगह जो लगाया जाता है उसको फाल कहते हैं। तो यहाँ पे लोहे का यूज किया जाने लगा, जिससे मिट्टी की खुदाई और ज़्यादा आसान हो गई, जिससे हल चलाना आसान हो गया। ठीक है, और बढ़िया तरीके से ज़मीन को जोता जाता था। उसके बाद वो ज़्यादा उत्पादन करने में सहायक होता था। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कृषि उत्पादन उस समय में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। सिंचाई उसमें से एक है। ठीक है, देखिए, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं ना कि ये जो टाइम पीरियड है वो किस समय का टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ इमेजेस में जाते हैं और हम कोई बढ़िया सा टाइमलाइन लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए इसी को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ठीक तरह से नहीं दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमने पढ़ा था, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले हम पढ़े थे पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हम पढ़े थे वैदिक काल। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, यहाँ पे कब्र के बारे में हम महापाषाण संस्कृति पढ़े थे। उससे आगे अगर हम आ जाते हैं तो आरंभिक राज्य पढ़े थे, आरंभिक नगर पढ़े थे।
यहाँ पे नगर थे हड़प्पा सभ्यता में, बीच में हमको नगर नहीं मिलते, फिर यहाँ पे फिर से नगर मिलते। यहाँ फिर हम महात्मा बुद्ध आदि के बारे में पढ़े थे, नए प्रश्न नए विचार, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था किंग अशोका के बारे में, ठीक है, जो कि महाजनपद काल जब आता है उसके बाद कुछ महाजनपद ताकतवर हो जाते हैं, जो साम्राज्य के रूप में डेवलप करते हैं। तो साम्राज्य का प्रशासन किस तरह का था उस समय, अशोक जो एक महान राजा के नाम से जिसको जाना जाता है, वो किस तरह से शासन करता था, उसका धम्म किस तरह का था, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो दोस्तों इसी समय में वहाँ का समाज कैसा था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर में। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ का समाज कैसा था, ठीक है। तो यहाँ कृषि उत्पादन बढ़ रहा था इस समय में, और इसको बढ़ाने के कई कदम भी उठाए जा रहे थे, ठीक है। तो क्या कदम उठाए जा रहे थे? तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। तो राजाओं के बने रहने के लिए क्या जरूरी था? समृद्ध गांव जरूरी थे, ठीक है। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्यों को भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। पहला, राजाओं को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, ठीक है। दूसरा, वे किसानों से कर लेते हैं, ठीक है। यह सिंचाई से ही संभव हो सकता था, ठीक है। तो ये सिंचाई से ही संभव हो सकता था। क्या चीज सिंचाई से ही संभव हो सकता था? तो वो ये है कि किसानों को लाभ मिला, और क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तो इस तरह से आप इस चार्ट को पूरा का पूरा भर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लास्ट में लिखा है कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, गांवों में कौन रहते थे, ठीक है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस समय में 3 तरह के लोग कम से कम रहते थे। तो वो कौन लोग होते थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उन्नवार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ैसियार और अदिमई कहलाते थे, ठीक है। तो बड़े भूस्वामी जो होते थे उसको हम लोग वेलल्ला कहते थे, ठीक है। साधारण हलवाहों को उन्नवार कहते हैं, और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ैसियर और अदिमियाई कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर जो थे वे लोग, ठीक है। तो यहाँ कौन लोग रहते थे? वेलल्ला रहते थे, उन्नवार रहते थे और दास आदि रहते थे। अदिमई लोग जो रहते थे वे लोग रहते थे, जिनको भूमिहीन मजदूर कहा जाता है, ठीक है। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति जो है वो ग्राम भोजक था, मतलब उत्तरी हिस्से में। तो उत्तरी हिस्से किसको बोलेंगे? अगर हम यहाँ पे इंडिया का मैप देखें, यहाँ पे हम इंडिया का अगर हम मैप देखें तो इसका उत्तरी हिस्सा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है उत्तरी हिस्सा है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। और साउथ ये वाला एरिया हो जाएगा। तो साउथ एरिया में हम वही देखते हैं, वेलल्ला देखते हैं, हलवाहों को देखते हैं, उसके बाद दास को भी देखते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के गांव हमको लोग दिखाई देते हैं। और अगर उत्तरी हिस्सा में देखें तो उत्तरी हिस्सा में क्या था हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति जो है ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, ठीक है। यानी एक ही पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। तो इन्हें कर वसूलने का काम भी सौंपा जाता था। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे, ठीक है। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे इधर, इन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष होते थे
जिनके पास अपनी जमीन होती थी, इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ठीक है। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ाई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ाई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है। तो इस तरह की चीजें थी उत्तर भारत में। अगर हम उत्तर भारत में यहाँ पे देखें तो यहाँ ग्राम भोजक होते थे, गृहपति होते थे। ग्राम भोजकों को कर जमा करने का जो अधिकार है वो भी दिया जाता था और ये काम उनको सौंपा जाता था। ठीक है। कुछ छोटे किसान भी होते थे उत्तर भारत में, हम देखते हैं। ठीक है। जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें होती थी और अपनी ज़मीनें नहीं होती थी। जो छोटे किसान होते थे उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी, और होती भी थी तो बहुत कम होती थी, जिनको हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है। इस तरह से तो ये लोग दूसरों की ज़मीनों में काम करते थे। साथ में यहाँ अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ाई, बुनकर जैसे शिल्पकार लोग भी रहा करते थे। ठीक है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तो इस समय में तमिल रचनाएं भी शुरू हो चुकी थी। जैसे तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को हम संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। मदुरै में जो कवि सम्मेलन होता था उसमें इनका संकलन किया जाता था, इसलिए इसको संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस समय संगम साहित्य का संगम साहित्य की रचनाएं भी शुरू हो चुकी थी। ठीक है। आज से करीब 2300 साल पहले, मतलब हम मान के चलते हैं कि 400-500 बिफोर क्राइस्ट के आसपास। ठीक है। नगर, इस समय नगर जो थे वो क्या थे। ठीक है। यहाँ टॉपिक है नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तो मूर्ति कलाओं, कहानियों, यात्रा विवरण और पुरातत्व के आधार पर हम उस समय के नगर को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। तो जातकों के बारे में हमने सुना है। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। आम लोगों में जो कहानियां प्रचलित थी उसको हम जातक कहानियां बोलते हैं। ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। ठीक है। तो दोस्तों जैसे आजकल तो थोड़ा सा ये प्रथा खत्म हो गई जब से मोबाइल, यूट्यूब ये सब आ गया है। पहले क्या होता था कि दादा दादी जो होते थे वे बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, और इसी तरह का जो ट्रेडिशन था, इसी तरह का जो प्रथा था वो पहले के ज़माने से चलता आ रहा था। उस समय भी लोग एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते थे और अपना इंटरटेनमेंट किया करते थे। ठीक है। और इनमें से कुछ कहानियां मोटिवेशनल कहानियां भी होती थी, प्रेरक कहानियां भी होती थी, जिनको जातक कथा कहा जाता था। ठीक है। ये सिर्फ मोटिवेशनल कहानियों को नहीं, परंपरागत रूप से चली आ रही कहानियों को हम जातक कथा कहते हैं। ठीक है। ये लोक कथाएं होती थी। तो उन्हीं में से एक यहाँ पे कहानी दिया गया है, एक निर्धन की चतुराई। ठीक है। यहाँ दिया गया, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। 1 रुपये में बेच दिया। वो एक बिल्ली वाला जो भोजनालय था उसके पास बेच दिया। ठीक है। उसके बाद क्या किया कि फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। एक दिन आंधी आया, राजा का जो बगीचा था वो टूटी हुई टहनियों से भर गया, मतलब उसमें पेड़ की डालियां बहुत टूट टूट कर गिर गई, पत्ते भी बहुत सारे झड़ गए। ठीक है। तो उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। तो युवक माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। तो माली तुरंत मान लिया, बोला कि भाई ले जाओ, तुम अपना डाली ले जाओ, पत्ता ले जाओ, लेकिन सफाई कर दो। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें युवक से एक एक मिठाई मिलेगी। ठीक है।
तो देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा, तो उसने पूरे ढेर को खरीद लिया और इस तरह युवक के पास और कुछ पैसे हो गए। ठीक है, तो उसने सारे डालियों को एक कुम्हार के पास बेच दिया जो उसको खरीदना चाहता था अपने ईंधन के यूज के लिए, तो उससे कुछ और पैसे भी हो गए उसके पास। नेक्स्ट वो क्या करता है, अब वह युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार के पास गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा मैं आपको यह सब तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की और एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिले तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। ठीक है, तो इस कहानी में आए व्यक्ति के व्यवसायों की सूची बनाओ। तो इस तरह की कहानियां चलती थी। ठीक है, जिसको जातक कथा कहा जाता था। तो धीरे धीरे ये एक सिक्के से किस तरह से पैसा कमाता है और अमीर बन जाता है वो इन कहानी में दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके वो एक ठीक ठाक पैसे अपने विवेक से कमा सकता है। इस तरह की शिक्षा मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया है दोस्तों, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ठीक है, मूर्तिकार भी उस समय के जो परिदृश्य होते थे उनको अपनी मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये क्या दिया गया है देखते हैं। नीचे सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य दिया गया है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटों की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तो अध्याय 11 में हमको इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो चित्रकला दिया गया है एक दीवार पे बना हुआ है। और देखिए कि शहर में जो चलता था, शहर का जो दृश्य था उसको यहाँ पे उकेरने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं और आपको अंदाजा लगाना है कि ये किस चीज का दीवार है, लकड़ी से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है या किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ काफी बढ़िया तरीके से, बहुत सूक्ष्म तरीके से यहाँ पे चित्रकारी की गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न है। दिल्ली में मिला वलय कूप, ये दिल्ली में मिला हुआ वलय कूप है दोस्तों, यहाँ पानी रहता था। ठीक है, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महान जनपदों की राजधानी थे। ठीक है, बहुत सारे शहर हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं जो महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे हुए होते थे, जैसे किले की जो दीवार होती थी उससे घिरे हुए होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वलय कूप क्या होता था। दोस्तों ये जो वलय कूप है वो रिंग वेल को कहा जाता है। ठीक है, रिंग वेल आप यहाँ पे नेट में देख सकते हैं कि इस तरह का होता था। यहाँ पे पानी होता था, देखिए इस तरह का रिंग वेल होता था जिसमें नीचे जो है वो चौड़ाई कम होते जाती थी। ठीक है, इस तरह का रिंग वेल होता था।
आप यहाँ इसको और अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के लगे भी होते थे, ठीक है। आजकल तो ये और मॉडर्न हो जा रहा है, लेकिन इस तरह का नहीं होता था उस समय। पत्थरों से ही बनाया जाता था, पत्थरों को साइड साइड में लगाकर बनाया जाता था। तो ये जो है ये रिंग वेल का इमेज है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इससे आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह के रिंग वेल उस समय बनाए जा रहे थे। यहाँ देखिए आप, ये जो रिंग वेल है वो कैसे भिन्न है उससे, ये कहा जा रहा है। ये वलयकूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, ठीक है। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में रहते थे। तो इस तरह का जो वलयकूप था वह कूड़ेदान के लिए भी प्रयोग होता था, और नालियों का पानी भी कभी कभी इसमें जमा होता था। तो वलयकूप जो है, रिंग वेल जो है, वो इसके लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। और एक वलयकूप जिससे साफ पानी बाहर निकलता है, उस पानी को पीने के लिए भी यूज किया जाता है वलयकूप का, ठीक है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों के छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पतनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो, ठीक है। तो उसके द्वारा वर्णन को भी पढ़ना पड़ेगा, और ये जो भरूच है बंदरगाह, उसको भी ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि ये जो बॉक्स है इसमें आपको क्या दिया है। बेरीगाचा यानी भरूच का यूनानी नाम है, ठीक है। बेरीगाचा की कहानी। अब ये बेरीगाचा की कहानी क्या है, भरूच की कहानी क्या है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि भरूच इंडिया के मैप में है कहाँ। तो दोस्तों, आप ये इंडिया का मैप देख सकते हैं। इंडिया के मैप में ये गुजरात वाला पार्ट है, ठीक है, गुजरात वाला पार्ट है। और गुजरात के इस किनारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भरूच है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस जगह में है, इसको दिखाने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं इस तरह से करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंडिया का मैप है पूरा का पूरा, यहाँ पे ये गुजरात वाला पार्ट है, उसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भरूच है, ठीक है। तो ये प्राचीन बंदरगाह हुआ करता। तो चलिए हम इसको कट कर देते हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा हो गया। यहाँ चले जाते हैं। अब पढ़ते हैं कि ये जो भरूच है, जिसका पुराना नाम बेरीगाचा था, इसकी कहानी क्या है। और वो जो यूनानी यात्री सभी बंदरगाहों में जाता था और उसके बारे में लिखा है, तो क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ लिखा है, बेरीगाचा एक संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। बेरीगाचा की संकरी घाटी जो है, समुद्र से आने वाले नावों को चला पाना वहां पे बहुत मुश्किल होता था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरीगाचा जो है, इसकी समुद्री घाटी बहुत संकरी है, तो यहाँ पे नाव चला पाना जो है कठिन होता था, वास्तव में कठिन होता था। और ये जो बेरीगाचा बोला गया है, ये यूनानी नाम है, यूनानी लोग इसको बेरीगाचा बोलते थे, जबकि ये है भरूच, ठीक है। ये क्या है अब, तो यहाँ देखिए, राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। बेरीगाचा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो इस तरह की चीजों का भरूच में आयात होता था। ये लिखता है यूनानी व्यापारी, ठीक है, यूनानी यात्री लिखता है। हिमालय की जड़ी बूटियों, ये यूनानी नाविक था, ठीक है। तो हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। आयात होता था तांबा का, टिन का, सीसा का, मूंगा का, पुखराज का, कपड़े का, सोने का, चांदी का, ठीक है।
सोने चांदी के सिक्के, इन सब का आयात होता था। और यहाँ से निर्यात, यानी आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से मंगाना, निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों में बेचना, ठीक है। निर्यात क्या होता था, हिमालय की जड़ी बूटी, गोमेद, कार्निलियन, ये पत्थर होता था, ठीक है। सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, इत्र यानी परफ्यूम, ठीक है। इस तरह की चीजें निर्यात की जाती थी यहाँ से। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लेकर के आते थे और इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल होते थे, ठीक है। तो फिर राजा के लिए व्यापारी लोग जो होते थे वो इस तरह के उपहार लेकर के आते थे। ये लिखता है एक यूनानी नाविक है जो कि अज्ञात है, उसका नाम हमको नहीं पता, लेकिन उसका हमको ये लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों आहत सिक्के के बारे में। सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बॉक्स में जो आहत सिक्के दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा गया है आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे, ठीक है। तो दोस्तों धातु की चादर को काटकर या धातु को चपटी गोलिका बना के इस सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था, बस उसको ठप्पा मार के बनाया जाता था, पंच करके बनाया जाता था, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आहत सिक्के, मतलब ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए इसको आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है। आहत करके बनाया जाता था। तो यहाँ पे सिक्कों के बारे में क्या लिखा है दोस्तों, पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी तथा तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। तो दोस्तों ये जो आहत सिक्के हैं ये बहुत पहले चलते थे और इन पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। इनमें जो भी आकृति बनाए जाते थे चांदी या तांबे के सिक्कों पर, उनको आहत करके बनाया जाता था, मतलब पंच करके बनाया जाता था, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दो आकृतियाँ दी गई है ये दोनों आहत सिक्के हैं। एक में आपको कुछ फोटो आकृतियां मिलेंगी, लेकिन इनको भी आहत करके बनाया गया है, इसलिए ये आहत सिक्के हैं। पंच करके बनाया गया है, इसलिए पंच मार्क कॉइन्स है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे। कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागर के यूं चली जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से नमक के सौदागरों से मतलब वस्तु विनिमय की प्रणाली भी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। सिक्कों के आ जाने पर भी वहाँ वस्तु विनिमय चलते रहता था। सिक्के अभी थोड़ा सा वस्तु विनिमय को कम कर रहे थे और नगरों के विकास में योगदान दे रहे थे, ठीक है। और बाजार का बढ़ता महत्व, और बाजार एक विस्तृत व्यापक क्षेत्र में विस्तृत हो रहा था, ठीक है। और ये सभी चीजें सिक्कों के आने के कारण और विस्तृत हो रहे थे, लेकिन वस्तु विनिमय भी अभी चालू था, वो खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, पृष्ठ संख्या 105 7 नंबर। तो उत्तर भारत में मथुरा है। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय तक एक महत्वपूर्ण नगर रहा। तो दोस्तों मथुरा कहाँ पे है हम देखते हैं। दोस्तों आप इंडिया के मैप में यहाँ पे मथुरा देख सकते हैं। ये जो है ये मथुरा वाला प्रदेश है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में क्या दिया है। 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा।
ठीक है, 2500 साल से भी ज़्यादा समय तक, ठीक है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। तो शहर के चारों ओर किलेबंदी थे और इसमें अनेक मंदिर थे और आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था, ठीक है, बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी था। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये दो रास्तों के बीच में पड़ता था। कौन कौन सा रास्ता था? तो ये उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाने का रास्ता और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने का रास्ता। जैसे अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इलाका जो है इधर आपको उत्तर दिखेगा, ठीक है, और ये जो है पश्चिम। हम थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, ठीक है, आसानी होगा इसको समझने में। यहाँ अगर आप देखें तो ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये हो गया पश्चिम वाला इलाका। तो ये जो है ना, ये उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारा भारत का ही पार्ट था। तो ये उत्तर पश्चिम वाला इलाका हो गया। यहाँ से अगर हम पूरब की ओर जाएं तो ये मान लीजिए भारत का पूर्वी इलाका है। तो पूरब की ओर जाने के लिए इस तरह का रास्ता था। तो इसके बीच में हम देखें तो मथुरा पड़ रहा है। और अगर उत्तर से हमको दक्षिण की ओर जाना हो तो उसके बीच में भी हमको ये मथुरा वाला जो इलाका है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए ये जो मथुरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है। साथ में यहाँ मूर्ति कला भी बहुत विकसित हो चुकी थी और बहुत सारी मूर्तियाँ भी यहाँ बनाई जाती थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी और इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा और यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस तरह की चीज़ें थी। मथुरा जो है ना 2000 साल पहले जब यहाँ कुषाणों का आक्रमण हुआ, कुषाण लोग यहाँ शासन करने लगे, उस समय मथुरा को इन्होंने दूसरी राजधानी के तौर पर दर्जा दिया और दूसरी राजधानी बनाया, ठीक है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ पे बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है मथुरा, ठीक है। मथुरा में प्रस्तर खंडों मतलब पत्थर के बड़े बड़े खंड, ठीक है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या फिर मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं, ठीक है। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान देते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतीले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकदार पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जो है इसके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, ठीक है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो श्रेणी किसे कहते हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये नेक्स्ट आगे की क्लासेस में भी काम आता है कि श्रेणी कौन होते थे, क्या है इस तरह का, ठीक है। तो अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। मतलब दोस्तों अकेले काम करने से ज़्यादा फायदा नहीं होता है या फिर ज़्यादा मजबूती नहीं मिलती है। आप अभी भी किसी बाजार में जाएंगे, बड़े बाजार में, तो एक तरह का दुकान एक जगह बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है और लोग जो हैं वो उसी जगह से उस सामान को खरीदना प्रेफर करते हैं जहाँ पे उसकी बहुत लार्ज स्केल में वहाँ उपलब्ध रहता है जो सामान, ठीक है। तो ये लोग भी जो व्यापारी थे वे अपने संघ बना करके रहते थे जिसमें कई व्यापारी एक साथ एक ग्रुप में व्यापार करते थे जिसको हम श्रेणी कहते हैं, ठीक है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, ठीक है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था।
जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की बात है। तो 6th सेंचुरी BC के आसपास की ही बात है। उसी समय से शहरों का जो है उद्भव शुरू हो चुका था एक बार फिर, जिसको हम द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। सेकेंड अर्बनाइजेशन का एरा है। तो इस समय में जो व्यापारी थे वे अब संघ भी बनाने लगे थे। शिल्पकार जो है वो भी संघ में काम करने लगे थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे हमको उत्तरी काले चमकीले पात्र मिले हैं, जिसको हम NBPW कहते हैं। तो ये है क्या? तो ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र थे, बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों के भाटों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी थी। यहाँ पे एक कहानी हम पढ़ने वाले हैं, सूत कातने और बुनने के नियम। ये क्या थे? ये नियम अर्थशास्त्र के हैं कि सूत कातने और बुनने के नियम क्या है। अध्याय 7 में हमने अर्थशास्त्र का उल्लेख किया है, जो कौटिल्य ने लिखा था। मौर्य साम्राज्य में जो सम्राट अशोक था, उसका जो संस्थापक था उसके साम्राज्य का, उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो उसको राजा बनने में जिसने सहायता की थी उसका नाम कौटिल्य था। चाणक्य था जिसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसी अर्थशास्त्र का उल्लेख अध्याय 7 में हुआ था। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुनियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। ठीक है, इस तरह की चीजें थी। इन सभी को उस काम में लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। ठीक है, वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी होती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। इस तरह की चीजें थी। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण हम लोग करेंगे अरिकामेडु में। उसके बाद हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में अरिकामेडु जो पुदुचेरी में है ढूंढो। ये मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये साउथ इंडिया में। ठीक है, अभी हम लोग मैप नहीं देखते हैं। ये जो पुदुचेरी है ये साउथ इंडिया में, लेकिन अगर आप चाहें तो हम इसको सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पुदुचेरी इन इंडिया मैप। ठीक है, तो पुदुचेरी आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये पुदुचेरी वाला इलाका है। तो इसका हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ देखिए, रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। पतन का मतलब होता है कि बंदरगाह। ठीक है, यहाँ दूर दूर से आए जहाजों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र एक एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं।
एम्फोरा जैसे पात्र जिसमें शराब और तेल जैसे कई तरल पदार्थ रखे जा सकते। एम्फोरा एक पात्र होता था दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो एम्फोरा के लिए, तो एम्फोरा जो है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के इमेज आ गया है, लेकिन हम इमेजेस में जाके देखते हैं कि एम्फोरा क्या है। देखिए इस तरह के पात्र जो है इसको एम्फोरा कहा जाता है। तो पुदुचेरी में हमको इस तरह के एम्फोरा वाले पात्र भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे हैं और लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये लाल चमकदार मिट्टी के बर्तन से भी बने हैं। कई तरह के आप यहाँ पे पूरा पात्र देख सकते हैं, दोनों तरफ हथकंडे लगे हैं। इटली में एक एरेटाइन शहर है, उसी के नाम पर इसको एम्फेरा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, नहीं, इटली के एक शहर है, इटली का एक शहर है जिसके नाम पर इसको एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। मुहर लगे सांचे जो होते हैं उसमें गीली चिकनी मिट्टी को दबा दिया जाता है, तो इससे इस तरह की आकृति, इस तरह के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, परंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैप शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी है। अन्यत्र में हम देखते हैं कि यहाँ क्या दिया है। अन्यत्र में मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76 में रोम ढूंढो। तो चलिए हम रोम भी यहीं ढूंढ लेते हैं गूगल से। रोम, ROM। वर्ल्ड मैप में हमको देखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड मैप। तो दोस्तों देखिए वर्ल्ड मैप में रोम कहाँ पे है। देखिए ये वाला जो इलाका है, अगर आप इस तरह से देखना चाहे तो पूरे वर्ल्ड मैप में आपको हम जूम करके दिखाते हैं। हाँ, ये वाला जो इलाका है आप देखिए पूरे वर्ल्ड में, ये वाला इलाका, ये जो है ना, ये रोम कहलाता है। ठीक है, और भारत अगर हम देखें तो भारत की स्थिति ये है भारत, ये है रोम। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति थी भारत और रोम की वर्ल्ड। तो यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए, जिसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानगार भी बनवाए जहाँ स्त्री तथा पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों तथा गुसल खानों के लिए पानी भी लाया जाता था। इस तरह की चीजें थी। तो दोस्तों यहाँ रोम था, इसका सम्राट ऑगस्टस उसी समय शासन करता था जब भारत में गंगा के मैदानों के आसपास शहर विकसित हो रहे थे। ठीक है, 6th सेंचुरी BC से थोड़ा पहले। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर को हमने देखा, समझा कि 6th सेंचुरी BC के आसपास जो नगर विकसित हो रहे थे उस समय का सामाजिक परिवेश किस तरह का था। ठीक है, शहरें कैसी थी, गांव कैसे थे, गांवों में किस तरह के लोग रहा करते थे। ठीक है, हमने उत्तर के बारे में भी देखा, दक्षिण के बारे में भी देखा। तो जो गांव थे और शहर थे, कस्बे थे, इन सभी के बारे में हमने जानकारी हासिल की।
तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको बहुत सारी इस तरह की जानकारी और भी मिले। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।